चैप्टर नंबर 2 है जो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके इसमें टॉपिक देखेंगे तो यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड फिर मेजरमेंट में एरर, ये सब है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है। और जी नीट में इसका एक क्वेश्चन जो है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही आसान है सबसे पहले तो, है ना। तो सबसे पहला ही आपका क्वेश्चन सीधा ही सॉल्व हो जाए तो बढ़िया लगता है ना, जेई नीट में। तो ये सबसे आसान चैप्टर है एक्चुअल में फिजिक्स का, है ना। 11th की बात कर रहा हूँ, उससे भी आसान है। लेकिन जेई नीट के अगर हिसाब से देखें तो ये आसान चैप्टर और बढ़िया क्वेश्चन बेस के मिल जाते हैं और जल्दी से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहला जो हमें सीखना है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं किसे, है ना। तो उसके बारे में और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सब देखते हैं। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है कि आपने जो भी, मतलब आप नॉर्मली अगर मान लो कि आपको कहूँ कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब जिसको मेजर किया जाए, है ना। अब फिजिक्स के कुछ लॉज है ना। तो फिजिक्स के लॉज को दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल में 3 टाइप है। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या कि जो मेजर हो सकती है। मेजर करने के तरीके बहुत सारे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर आप मेजर कर लीजिए, है ना। हाँ, या फिर आप अंदाजा लगाकर मेजर कर लीजिए, ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं मेजर करने के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटीज के मैं नाम दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो एक्चुअल में उसके 3 टाइप है। एक तो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। अब फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी का मीनिंग क्या हो रहा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं है। आप फंडामेंटल को आप दूसरा नाम भी क्या दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट। वो किसी पर डिपेंड नहीं है ना। वो किसी भी दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उससे कोई लेना देना उसका नहीं है ना। उससे वो बनी नहीं है, वो अकेली है खुद, है ना। उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी, फंडामेंटल या फिर बेसिक या फिर इंडिपेंडेंट, आप उसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम। देखिए आप ध्यान से, टाइम भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम आप मान लो किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, आवर में, है ना। ऐसे करके आप मेजर कर लेते हैं। तो ये जो टाइम है वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी कौन सी है, फंडामेंटल। वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, आप समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है आपकी लेंथ की, है ना। फिर उसके बाद बात आती है मास की। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जो बेसिक है, एक्चुअल में 7 है। अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा यूनिट जो है आपके, है ना, वो ऐसा यूनिट की जो सातों की सातों फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो आपकी बेसिक क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज कही जाती है। उसके बाद बात आती है आपकी डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, है ना, अगर मैं उसको यूज करूँ तो उसको यूज करके जो फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है उसको कहा जाता है डिराइव क्वांटिटीज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल। आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा ऐसा कुछ कि अगर मुझे वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना है तो वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ना स्पीड, वेलोसिटी, ये सब आपने सीखा होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है। 9th स्टैंडर्ड में आपने मोशन वाला जो चैप्टर था वो पढ़ा होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैं वन टाइप ऑफ लेंथ मानूंगा, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फिर टाइम, वो भी आपके इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इसको यूज करके आपने नई क्वांटिटी बना दी, ये होगी वेलोसिटी, है ना। तो इसको कहा जाता है डिराइव क्वांटिटीज। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल को ही यूज करें आप, है ना। दूसरी भी आप यूज कर सकते हैं। मान लो कि मैं आपको ऐसा कहूँ, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। देखिए, अब एक्चुअल में वेलोसिटी खुद ही तो डिराइव क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लिख सकते हो उसको। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर, ऐसा भी हो गया, है ना। तो वो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से उसको यूज करके आप नई जो फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं उसको कहा जाता है डिराइव क्वांटिटीज। उसके बाद बात आती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, दो है। वो ऐसा यूनिट में टोटल 7 है जो बेसिक क्वांटिटी मानी जाती है। अभी मैं आपको यूनिट के टाइप बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप की सिस्टम जो है यूनिट सिस्टम जनरेट हुई वर्ल्ड में, है ना। तो उसमें आपको ऐसा सिस्टम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो सप्लीमेंट्री जो है वो आपकी दो है। सप्लीमेंट्री में दो जो है, एक आपका है प्लेन एंगल, है ना। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, अभी आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे कि प्लेन एंगल होता क्या है। और एक दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल, है ना। ये दो जो है ना, ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो प्लेन एंगल हो गया और एक आपका सॉलिड एंगल हो गया, है ना। ये दोनों आपको
है टोटल। तो दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब तो समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। जनरली बहुत ही आसान टॉपिक है ये। आपको बेसिकली मैं आपको ऐसा बताऊं कि जो टॉपिक है ना, ये आपकी कोई मतलब एग्जाम के रिलेटेड नहीं है। ये जस्ट फॉर जनरल नॉलेज जैसा पर्पज से आप इसको अप्लाई कीजिए। आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी कोई भी पूछे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक तरीके से आप मेजर करें। तो उसके टाइप्स आपको प्रिपेयर करने हैं, फंडामेंटल, बेसिक, इंडिपेंडेंट, है ना, या फिर डिराइव क्वांटिटीज मतलब डिपेंडेंट। कभी आप कोई भी रेफरेंस बुक अच्छी पढ़ेंगे तो उसमें डिपेंडेंट क्वांटिटीज देखा होगा, तो वो डिराइव क्वांटिटी है, किसी के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, तो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी ऊपर, ठीक है। उसके बाद दो बचती हैं आपकी सप्लीमेंट्री, है ना, वो हम आगे के लेक्चर में आज की डिस्कस करने वाले हैं। सर चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो पहले समझना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ना, उसके बाद हम अलग अलग सिस्टम देखते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि बहुत सालों पहले की बात है ना, 600-700 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तब भी तो साइंटिस्ट थे हमारे, ऐसे जो नए जमाने के साइंटिस्ट है ना, उसके पहले भी साइंटिस्ट थे। तो हो क्या रहा था कि उस टाइम पर कुछ अलग यूनिट चल रहे थे, है ना। जैसे हम यहाँ पर मीटर और उसकी बात कर, लेंथ अगर हम मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे, है ना। लेकिन उस टाइम पर कुछ अलग ही चल रहा था, है ना। बहुत सालों 500-600 साल पहले तो वो ऐसे कि एक हाथ ले लो, इतनी लंबाई का मुझे ये दे दो, एक हाथ की लंबाई वो। अभी तो हमें 1 मीटर, ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा एक हाथ की लेंथ हमारी 1 मीटर जैसी होती है, कोई ऐसे ही बता देता वो, है ना। तो पहले के जमाने में ये सब सिस्टम थे। फिर धीरे धीरे टाइम का इवोल्यूशन होता गया। अब थोड़ा नॉलेज बढ़ता गया इसके बारे में, फिर कुछ थियरी बनती गई। उसके बाद क्या हुआ, एक प्रॉब्लम होने लगा कि एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में अगर एक ही चीज है, मान लो कि आपको मैं एक चीज ऐसा कह दूं कि 1 kg का कोई आपके पास मास है ना। इफ हैव यू हैव अ मास ऑफ 1 kg, है ना। तो अब मुझे बताइए कि 1 kg है। तो हुआ क्या कि 3-4 साइंटिस्ट जो थे उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो एक मान लो कि कोई देश से साइंटिस्ट आया, उसने 1 kg कहा उसको। फिर दूसरा एक साइंटिस्ट आया, उसने मेजर किया 1000 ग्राम, है ना, बात सही है सबकी। उसने कहा फिर 1000 ग्राम। किसी ने उसी मास को किसी दूसरे या तीसरे यूनिट में मेजर करके लाया, है ना। सभी की बात तो सही है, सबका यूनिट अलग अलग है। तो फिर होता है क्या है कि हमारे जो लॉज बनते हैं ना, वो एक्चुअल में एक साइंस की रिसर्च होती है। रिसर्च करने के बाद रिसर्च पेपर उनको पब्लिश करना होता है ना। फिर एक जो साइंस की अथॉरिटी होती है वो एक्चुअल में उसको मान्यता देती है कि हाँ ये भाई सही है, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद, है ना, ये पूरी सिस्टम होती है। तो ये सब ऐसा हुआ कि सभी एक ही प्रैक्टिकल कर रहे थे और एक ही फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे थे, लेकिन सभी के यूनिट अलग अलग आए। तो ये प्रॉब्लम आने लगा, है ना। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो इसका कुछ सॉल्यूशन लाते हैं। तो सॉल्यूशन लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक वर्ल्ड वाइड यूनिट सिस्टम सेट कर दी कि अब हम क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट के लिए काम करेंगे, है ना। अगर मान लो कि किसी और यूनिट में आप काम कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पर लाएंगे, है ना। मतलब आप जो भी रिसर्च पेपर है, तो वर्ल्ड वाइड का एक ही यूनिट काम चलता रहे, ऐसा, है ना। तो सबसे पहले जो सिस्टम आई थी जनरेट होकर, है ना, उसका नाम लिख रहा हूं मैं। देखो ये थोड़ा आपको याद रखना है यहाँ पर। सबसे पहली जो सिस्टम अप्लाई की गई थी वो थी आपकी एफपीएस सिस्टम, है ना। एफपीएस सिस्टम जो है वो होती है आपकी फीट, पाउंड और सेकंड, है ना, ये वाली एफपीएस सिस्टम। अब ये जो फीट है, आप मान लीजिए, है ना, आप वो फीट में मानते हैं या फिर फुट, ऐसा जो भी बोलते हैं आप, फीट बोलो फुट बोलो, जो भी आप मतलब वर्ड यूज कर रहे हो। तो ये जो लेंथ है एक्चुअल में, तो लेंथ जो भी है ना वो आप फुट में लेकर आइए। उसके बाद जो मास है आपका वो आप पाउंड में मेजर कीजिए। और जो टाइम है वो टाइम आप हमेशा ही सेकंड में मेजर कीजिए। अगर दूसरे यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके लाइए, है ना। बस तो मतलब वर्ल्ड वाइड यही सिस्टम सेट हो गई। फिर उसके बाद ये सबसे कम चलने वाली सिस्टम थी, सबसे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ये सिस्टम आपकी चल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब नया इवोल्यूशन होता गया फिर सिस्टम चेंज हुए, है ना। तो बहुत सारी सिस्टम आ रही है, लेकिन सबसे कम टाइम में यही चली, है ना। उसके बाद ये जल्दी से खत्म हो गई। फिर
अभी एफपीएस को चेंज किया। अभी भी आपको पता होगा कि जो फॉरेन होता है, तो फॉरेन में आपका जो, जैसे हम वेट कैसे केजी में मेजर करते हैं ना, तो अभी भी वो तो पाउंड ही जनरली बोलते हैं, आपको अगर पता हो तो, है ना। तो वो जनरली अभी भी पाउंड यूज कर रहे हैं वहां पर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा पाउंड, वेट तो ऑलवेज वो पाउंड में भी बोलते हैं, केजी तो हम बोलते हैं, है ना। तो ये उनका लगातार वहां से चलता रहता है। लेकिन साइंटिस्ट लेवल पर, साइंस लेवल पर अगर फिजिक्स की बात करें तो ऑलवेज उनको जो है ऐसा यूनिट सिस्टम फॉलो करनी है, वो लास्ट में आती है। उसके बाद ये सबसे कम टाइम में चलने वाली सिस्टम, उसके बाद उन्होंने चेंज किया, नई सिस्टम आई जिसका नाम दिया गया सीजीएस। चलिए, सीजीएस का मीनिंग ऐसा हुआ, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर मतलब लेंथ, जो भी आप लेंथ मेजर करेंगे जो है वो फुट में मेजर ना करते वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। मास जो भी है आपका, वो मास को आप पाउंड में ना मेजर करते हुए ग्राम में मेजर करेंगे। और टाइम जो है वो तो आपका सेकंड में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो उसके बाद ये सीजीएस यूनिट उन्होंने सेट कर लिया पूरा। सीजीएस होने के बाद ये भी थोड़े अच्छी खासे टाइम चली, है ना। ये सबसे कम चलने वाली एफपीएस थी, उसके बाद ये थोड़ा अच्छा टाइम चला सीजीएस। उसके बाद और इवोल्यूशन हुआ और तरक्की की साइंस में। तो उसके बाद और एक नई सिस्टम जनरेट की जिसको नाम दिया गया एम के एस, ये वाली सिस्टम, ठीक है। अभी जो एम के एस क्या है, तो ये हो गया आपका मीटर, दूसरा है किलोग्राम, और तीसरा है सेकंड। मतलब आप लेंथ जो है वो लेंथ मीटर में लाइए मेजर करके, मास जो है वो केजी में लाइए, और टाइम है वो भी अभी भी सेकंड में लाइए, ठीक है। ये ये सबसे अच्छी चली सिस्टम एमकेएस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था ना, बढ़िया सी चल रही थी सिस्टम। फिर उसके बाद एक सिस्टम आई है जो जनरली तुरंत मतलब खत्म ही होगी आने के बाद, एम के एस ए, है ना। तो जनरली आपकी टेक्स्ट बुक में नाम भी नहीं है उसका, है ना। अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ेंगे बढ़िया सी, है, तो उसमें नाम दिया गया है बीच में कि एम के एस ए सिस्टम भी आई थी, लेकिन कम टाइम में चली, तो हम उसको जनरली जानते नहीं है। ए जो ऐड हुआ था वहां पर पीछे, है ना, एम के एस, फिर उसके बाद आया था एक ऐड हुआ ए फॉर एम्पियर, है ना। तो एम्पियर तो आपको पता ही है ना, एम्पियर जो है किसके लिए यूज होता है, करंट के लिए। 10th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो एम्पियर जो है करंट के लिए यूज हो रहा था, है ना। तो ये भी आई थी लेकिन ये जल्दी से बंद हो गई। लेकिन जो लेटेस्ट आई है जो हमें पढ़नी है, अब ये एमकेएस को अपग्रेड क्यों करना पड़ा, एमकेएस में कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, बढ़िया सी चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है ना, बहुत ही सारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो उनके लिए अब ये तो यहाँ पर तो एमकेएस में तो आप 3 ही डिफाइन कर पाए, लेंथ, मास और टाइम, है ना। अब किसी को करंट मेजर करना है, किसी को लाइट का इल्यूमिनेशन मेजर करना है ना, तो प्रॉब्लम होने लगा। तो उसके लिए तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए मतलब इस सिस्टम में अवेलेबल है नहीं, है ना। फिर टेम्परेचर की बात आई, है ना, तो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर जो है हमारा वो मेजर करना है, तो उसमें ये भी नहीं है ना। तो प्रॉब्लम ये हुआ। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने एक लेटेस्ट सिस्टम निकाली जो लास्ट में चल रही है अभी, और जो ही आपको याद करनी है वो है आपकी एसआई सिस्टम, है ना। ये इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, उसको शॉर्ट में ऐसा यूनिट कहा जाता है ना। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें आपकी टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, बेसिक, जो हम आज पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको 2-3 तो आगे ही बता दी, है ना। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो टोटल 7 पढ़ेंगे। एक तो ये 3 है ही, उसमें प्लस 4 और जोड़ दो, है ना। तो 4 कौन सी जुड़ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। तो एमकेएस तो था ही, एमकेएस का अपग्रेड वर्जन है एसआई। एमकेएस तो है ही, है ना, उसका अपग्रेड वर्जन है एसआई। और उसके बाद सप्लीमेंट्री 2, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, वो हम देखेंगे आज। चलिए, तो ये हो गया आपका एसआई का, एसआई तक का इवोल्यूशन जो था, साइंटिस्ट ने मतलब यहाँ से तरक्की की, एफपीएस से चालू किए और एसआई तक पहुंचे, है ना। ये सब कहानी थी उनकी पूरी। चलिए, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एमकेएस जो सिस्टम थी उसमें 4 और जुड़ गई है ना। तो ऐसा यूनिट सिस्टम में टोटल आपके 7 बेसिक क्वांटिटीज है, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, वो हमें देखनी है आज, है ना। हम उसको हम समझेंगे आज। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, वो है लेंथ। और लेंथ आपकी बेस क्वांटिटी है, और उसका जो सिंबल है, देखते जाइए, सिंबल आपको तैयार करना है सबसे पहले सबके। अब एक्चुअल में एक चीज ये भी होती है कि जब भी साइंटिस्ट के नाम से सिंबल हो, है ना, तो वो कैपिटल में लिखने के एक रूल है, कैपिटल में लिखा करो, है ना, जब भी साइंटिस्ट के नाम का आएगा। बाकी मैं आपको बताता रहूंगा कौन से साइंटिस्ट पर कहाँ पर है ये, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपकी एसआई यूनिट,
है ना, ये वाली सिस्टम पढ़ रहा है ऐसा ही, जो लेटेस्ट चल रही है ना, और यही हमारी अब तक चल रही है। फिर उसके बाद तो सबसे लंबी ऐसा ही चल रही है, और उसमें शायद अभी फ्यूचर में कोई चेंज हो तो हम आगे ऐसा वेरिएशन पढ़ेंगे उसमें। लेकिन बहुत सालों से ये चल रही है ना, 1971 या समथिंग कुछ था ये साल, तब से हम ये पढ़ रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मैंने आपको कही कि लेंथ है ना, लेंथ जो है आप मीटर में ही मेजर करेंगे, और उसका जो सिंबल है वो स्मॉल एम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद द सेकंड वन इज मास, तो मास इज ऑलवेज मेजर इन किलोग्राम एंड द सिंबल इज केजी, स्मॉल केजी। ठीक है। देन द टाइम, टाइम इज सेकंड, एस लिखेंगे यहाँ पर, है ना, ऐसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, आप जो भी लिख रहे हैं वैसे, है ना, ऐसे लिखा करेंगे आप। ये जो होता है ना आगे वाला, इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और उसको कहा जाता है यूनिट। तो आपकी जो क्वांटिटीज होती है ना, वो नंबर, नंबर को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, और पीछे जो होता है उसको यूनिट कहा जाता है ना। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनी होती है हमेशा। देन द इलेक्ट्रिक करंट इज, द सिंबल इज कैपिटल ए, एम्पियर। ये जो एम्पियर में आप ए देख रहे हैं वो कैपिटल किया हुआ है, देखिए आप ध्यान से, है ना। तो इसका रीजन क्या है कि एम्पियर एक साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट के नाम से जब भी आप यूनिट उसके याद में बना रहे हैं तो है ना, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, वो भी याद रखना। तो कैपिटल है। देन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, है ना। ये आप मान लो कि टेम्परेचर जो है ना, वो आपको तो कुछ पता होगा कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, है ना, ऐसे सब सुने होंगे। अब एक्चुअल में जो उसका यूनिट है ना वो केल्विन है, और केल्विन जो है वो एक खुद ही साइंटिस्ट है बहुत बड़े, है ना। तो उनकी याद में जो कैपिटल के किया जाता है इस सिंबल में, है ना। तो कैपिटल जब भी हो तो आपको फिर से याद करवा देता हूँ, साइंटिस्ट के नाम से होगा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, है ना, तो MOL लिखा जाता है उसको। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD से डिनोट किया जाएगा। ये जो यूनिट है लास्ट वाला आपका बेस क्वांटिटी, है ना, ये आपकी 11th और 12th में कहीं पर भी यूज होने वाली नहीं है, पहले ही बता देता हूँ आपको, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी 11th प्लस 12 आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी ये CD लिखकर आएगा नहीं, है ना, तो उसका टेंशन छोड़ दो। जनरली है टोटल 7, लेकिन ये जो CD है वो आपका एक्चुअल में पूरे सिलेबस में 11th 12th में कहीं पर आता नहीं है। तो टोटल आपकी जो 7 है बेस क्वांटिटी, अब आप देख पा रहे हैं इसको कि ये जो है, ये सभी के सभी 7 फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, कि ये किसी की दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बनी नहीं हुई है ना, डिपेंडेंट भी नहीं है किसी के ऊपर। लेंथ है तो लेंथ किसी से बनी नहीं है, देखो आप, है ना, लेंथ किसके ऊपर डिपेंड होता है, किसी के ऊपर नहीं। मास अकेला होता है ना, तो मास भी किसी पर डिपेंड नहीं है। तो आप याद रखो कि बेस क्वांटिटी जो भी है वो एक्चुअल में सभी के सभी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद बात तो डिराइव क्वांटिटी तो मैंने आपको बता दी, डिराइव तो है ना बहुत होती है ना। जैसे मान लो कि बेस क्वांटिटी मैंने आपको 7 की, उसके फिक्स नंबर है कि 7 है ना, लेकिन डिराइव क्वांटिटीज कितनी, तो वो तो 500 600 ज्यादा हो सकती है ना। तो मतलब जितना जितना इवोल्यूशन, जितना जितना फिजिक्स में खोज होती जाएगी, है ना, तो आप नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, तो जो सभी होती है वो एक्चुअल में बाकी की, है ना, बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है ना। तो उसी से सबको मिलाकर बाकी की सभी फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है ना। तो उसके कोई फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन बेस क्वांटिटी के ही फिक्स नंबर है, वो टोटल 7 है ना। तो ऐसे यूनिट में टोटल 7 है ये बेस क्वांटिटी, और प्लस 2 सप्लीमेंट्री, है ना, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी है इसमें, हाँ। सो 7 तो है ही, और 2 अलग से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। चलिए तो नेक्स्ट आपकी जो 2 फिजिकल सर क्वांटिटी है वो हम देखते हैं। देखिए अब आपकी जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो आपके लिए अब नहीं है। उसमें से एक पहली जो है वो तो आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक आप पढ़ते आए हैं। एंड द सेकंड वन, है ना, जो आपकी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो आपके लिए थोड़ी नहीं है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो है आपका प्लेन एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल क्या होता है, तो नॉर्मली आप जो अब तक जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, वो डिग्री में पढ़ते थे एंगल। वो आपका एक्चुअली प्लेन एंगल ही था, है ना। लेकिन वो ऐसा यूनिट, उसका जो डिग्री था उसका ऐसा यूनिट नहीं था। ऐसा यूनिट जो है एक्चुअल में रेडियन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही सिखा दिया है कि एंगल जो है वो थीटा में से, डिग्री में से आपको रेडियन में कैसे जाना है ना। तो ये रेडियन जो, इसलिए मैं आपको बता रहा था वहां पर कि आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अब जो फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें हमेशा ही हम ऐसा यूनिट सिस्टम को ही फॉलो करेंगे, है ना। 12th तक, 12th तक नहीं, आप फ्यूचर में भी उसको ऐसा ही को ही आपको फॉलो करना होता है।
तो हमेशा ही आपके जो एंगल हैं वो रेडियन में ही लिखे जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पहले ही सिखा दिया है। तो आपका जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल नथिंग बट, आप देखो ये छोटा सा आर्क लिया हुआ है क्या, ये ए बी आपका क्या है, छोटा सा आर्क, और ये थीटा है। तो क्या आपको थीटा का फॉर्मूला याद है, आर्क अपॉन रेडियस, बस ये खत्म, है ना। बाकी तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं 9th-10th में। तो थीटा इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो सामने ये हो गया आपका आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला पार्ट, है ना। तो आर्क अपॉन रेडियस ये आपका थीटा, इसी को कहा जाता है प्लेन एंगल, और इसका जो यूनिट है वो रेडियन है। और रेडियन का सिंबल देखना RAD, स्मॉल RAD, है ना। कंफर्म कर लेना, कैपिटल मत कर देना कहीं पर, स्मॉल RAD लिखा जाता है ना। मान लो कि वैसे लिखते थे ना π/2 रेडियन, दैट इज π/2 रेडियन, ऐसे करके, है ना। पाई रेडियन, ऐसे। तो पाई का मतलब जनरली पाई एंगल रेडियन, इसमें मतलब कहाँ पर यूज होता है, जो आप मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, ये सब पढ़ेंगे तब एक्चुअली में ये यूनिट आपको यूज करना आएगा। बाकी आप सीधा π/2 लिखे तो समझ ही जाते हैं कि π/2 रेडियन की बात करेंगे, है ना। तो उसमें जनरली ये लिखते नहीं है। लेकिन जब आप एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, है ना, जो मतलब आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, देर में आएगा, देर है अभी उसको पढ़ने के लिए 2-3 चैप्टर। तो यहाँ सब जगह हम इसको यूज करेंगे। आपका यूनिट जो है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन का। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंगुलर की, है ना। तो अभी देर है उसको पढ़ने की, तब हम इसको यूज करेंगे। बाकी तो नॉर्मली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, आर्क अपॉन रेडियस, यस। उसके बाद आती है बात सॉलिड एंगल की, है ना। सॉलिड एंगल आपके लिए नया है, आज पहली बार आप देखेंगे सॉलिड एंगल क्या होता है। एक्चुअल में आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, नॉर्मली आप टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी पेज ले लीजिए, आप पेज को आप कौन बना लीजिए पूरा, है ना। आप मान लीजिए कि प्लेन शीट ले लीजिए आप ऐसी, है ना। मैं नॉर्मली आपको चलो एक बेस्ट एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कोई प्लेन शीट ले लीजिए, इसको आप यहाँ से फोल्ड कर दीजिए पूरा, ये ऐसे करके। अब इसको आप अंदर से ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे करके सामने सामने, और उसको आप गोल गोल घुमा देंगे ऐसे। तो गोल घुमाए तो आपको पता है कि कौन जैसा आकार हो जाएगा इसका, ऐसे हो जाएगा क्या, ये वाला, है ना। आप घुमाकर आपको पता है कि आप प्लेन शीट का कौन बना सकते हैं ऐसे, है ना। ऐसी कहानी है। तो अब जो एंगल है वो प्लेन एंगल नहीं है, प्लेन एंगल इज व्हाट, 2 डायमेंशन एंगल, एंड द सॉलिड एंगल इज नथिंग बट 3 डायमेंशन ऑफ एंगल, है ना। आपका 2D एंगल और 3D एंगल, यही डिफरेंस होता है। प्लेन एंगल क्या है, 2 डायमेंशन, आपकी एक प्लेन है सीधी, उसमें बनाया हुआ एंगल, है ना। तो ये 2 डायमेंशन एंगल है। और जब भी 3 डायमेंशन में चले जाओगे, अब आप मान लो कि कौन बना दिया, तो कौन के अंदर आप देखोगे तो ये तो 3D है, कौन के अंदर आप देखो तो ये तो 3 डायमेंशन बन गया ना अंदर। आप यहाँ से देखो, यहाँ आप, यहाँ से आप, यहाँ आप मान लो कि आपकी आंख यहाँ पर है, चलिए, तो आप यहाँ से अंदर देखेंगे तो आपको तो अंदर क्या दिखेगा, 3 डायमेंशन एंगल दिखेगा। यही होता है आपका सॉलिड एंगल, है ना। तो 3D एंगल, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट 3 डायमेंशन एंगल। अब उसका यूनिट जो है वो है, यहाँ इसका क्या था, रेडियन, इसका क्या है, टी रेडियन। आपको नया वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, टी रेडियन, है ना। ये टी रेडियन फिर से बता रहा हूँ, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है ना। इसको अब ऐसे स्मॉल एस आर नहीं लिखा जाता, इसको कैपिटल एस और स्मॉल आर ऐसे लिखा जाता है ना। स्टीरेडियन कोई साइंटिस्ट नहीं है, फिर भी ऐसे उसको, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही अगर मान लो कि नोटेशन दिया जाए तो बहुत सारी चीजों के लिए बन जाते हैं, है ना। तो इसके लिए स्टीरेडियन में फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल देकर आप ऐसा मत समझना स्टीरेडियन कोई साइंटिस्ट, ये स्टीरेडियन कोई साइंटिस्ट नहीं है ना। लेकिन हम इसको जो सिंबल है उसका कैपिटल एस और स्मॉल आर ऐसे करके, और इसका जो मतलब फॉर्मूला बनता है, अगर मान लो कि आप इसको डिनोट जो करेंगे, है ना, वो ओमेगा से करेंगे। ये जो देखो सिंबल, हर एक सिंबल के फिजिक्स में नाम दिए जाते हैं। तो ये जो सिंबल है उसको हम लिखेंगे ओमेगा, है ना। आपने ये सिंबल कहीं देखा होगा, कहाँ पर देखा है बताइए, ऐसा कोई सिंबल कहीं पर यूज किया है 10th यस स्टैंडर्ड में, सर। कहाँ पर, कुछ याद आ रहा रेजिस्टेंस। सर है, यस वेरी गुड। सर 12 चैप्टर में 13, 11 12 चैप्टर, अरे सॉरी सर 12 चैप्टर। फिजिक्स में आपने ये जो रेजिस्टेंस की बात आ रही थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी करके 10th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में, मतलब साइंस का जो फिजिक्स पार्ट था उसमें चैप्टर हो, तो 10 ओम यस सर। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ना। तो ओम एक्चुअल में ये ओमेगा कहा जाता है ना। सॉरी, मतलब इसको जो प्रॉपर वर्ड यूज है वो आप क्या लिखते थे, ओम यूनिट है उसका रेजिस्टेंस का, लेकिन इसका जो सिंबल का नाम है वो क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो ये हो गया आपकी ओमेगा, इस सिंबल से हम इसको यूज करेंगे। तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है, आप अगर देखें तो ये जो छोटा सा पार्ट है, मान लो कि यहाँ पर ऐसा ऐसा पार्ट बन रहा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये मेरे लिए सर्कल बन गया, तो क्या इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ, यस, है ना। तो ये एरिया, और अगर ये इसको मैं आर मान लूँ, तो A/R² इज द फॉर्मूला, है ना, फॉर द सॉलिड एंगल, ये हो गया, है ना।
तो सॉलिड एंगल का जो यूज है, फिर से बता रहा हूँ, आपका जो जैसे मान लो कि प्लेन एंगल तो मैक्सिमम यूज होने वाला ही है ना, ये बहुत जगह यूज होगा, लेकिन जो सॉलिड एंगल है वो ओनली इन JEE मेंस एंड एडवांस, है ना, इसमें यूज होने वाला है ना। नीट वाले चिंता नहीं करें, टेक्स्ट बुक वाले भी चिंता ना करें, है ना, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी ये आपको कहीं पर भी इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना, सिर्फ और सिर्फ जीए मेंस में और एडवांस में इसका बेसिक यूज है ना। तो जब भी आएगा एंगल बेंगल निकालने का तो मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल के ऊपर, है ना, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में इसका कोई यूज नहीं है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, पैरेलैक्स मेथड। यस, चलिए अब बात आती है मेन पैरेलैक्स मेथड के ऊपर, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। तो आज न्यूमेरिकल भी करने हैं, पैरेलैक्स मेथड पहले खत्म कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ पहले कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या है ना। पैरेलैक्स मेथड जो है वो एक्चुअल में लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है ना। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कितना लॉन्ग की बात कर रहा हूँ मैं अर्थ और मून के बात कर रहा हूँ, या फिर अर्थ और सन, है ना, जुपिटर, मार्स, कोई भी आप मान लो प्लेनेट, है ना। तो ये बड़े बड़े डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपको अगर मेजर करना है तो पैरेलैक्स मेथड यूज करके, है ना। पैरेलैक्स मेथड कुछ नहीं है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज करना है ना। आपको ये मतलब पूरी स्टोरी बताई जाएगी कि ये है वो है, फिर उसके बाद आप लास्ट में एक फॉर्मूला देखेंगे तो नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस प्लेन एंगल का फॉर्मूला यूज करने वाला है यहाँ पर, है ना। तो ये देखते जाइए पैरेलैक्स मेथड होती क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पैरेलैक्स क्या होता है ना। तो पैरेलैक्स देखो ध्यान से, पैरेलैक्स में आपको अभी के अभी प्रूफ कर दूंगा, पैरेलैक्स का समझ में आ जाएगा आपको। आप समझिए कि मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हैं, है ना। पैरेलैक्स पहले समझ लेना पैरेलैक्स होता क्या है। आप मान लो यहाँ बैठे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके हाथ में पेन है, तो पेन को थोड़ा इतना हाथ लंबा कीजिए और यहाँ पर पेन रख दीजिए, एक हाथ जितनी दूर पेन रख दीजिए, है ना। देखिए, फिर उसके बाद आप सामने एक चीज देखेंगे कोई भी, उसके पीछे की, पेन के पीछे की। तो आप एक काम कीजिए, आपकी दो आंखें हैं यहाँ पर जिसकी वजह से आप पेन देख रहे हैं, है ना। तो पहले इस पेन के ऊपर फोकस कर दीजिए दोनों आंख से, उसके बाद एक आंख बंद कर दीजिए, एक ही आंख से देखिए आप, फिर आप देखो कि वो पेन कहाँ दिख रही है। उसके बाद जो पहली आंख है उसको बंद कर दो और दूसरी आंख से देखो। अब देखो पेन कहाँ दिख रही है, पेन के पीछे का जो पार्ट है पूरा, है ना, पीछे का बैकग्राउंड है, क्या आपको चेंज हुआ नजर आ रहा है क्या। एक एक आंख से बारी बारी करके देखो जरा, अभी देखो तो समझ में आ जाएगा क्या चेंज आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। देखिए, यस सर। बैकग्राउंड आपको चेंज लगा, एक दूर लगेगा एक पास लगेगा, कैसा लगा, है ना। यस सर। एक हाथ मतलब लंबा कर दीजिए, एक हाथ जितना, और आप देखते जाइए। एक आंख बंद कीजिए, पेन देखिए, और दूसरी आंख बंद कीजिए, फिर से पेन देखिए। तो आपको उसका बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ, मतलब कभी पास एक आंख से दूर लगेगा, एक आंख से पास लगेगा, है ना। ये जो मतलब चेंज आता है ना, उसी को कहा जाता है पैरेलैक्स। ये जो फिनोमेना है ना, उसी को पैरेलैक्स कहा जाता है। पैरेलैक्स कुछ नहीं है ना। अब मान लो कि एक जो पार्ट है, मान लो कि आपने जो देखा, है ना, अब देखो मैं आपको पूरा मतलब सिंबल के साथ उसको समझाता हूँ। ये है आपकी दोनों आंखें यहाँ से, है ना, और ये है आपका ऑब्जेक्ट, आप इसको देख रहे हैं। तो दोनों आंखें, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, देखना फिर से सुनना ध्यान से, दोनों आंखें और दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बेसिस कहा जाता है ना। बेसिस बोलो या फिर बेस बोलो, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने यहाँ से देखा, है ना, देखो एक आंख से आपने मतलब यहाँ देखा, देखना तो एक ही जगह है, आपको लगा दूसरा दोनों अलग अलग जगह है, लेकिन एक्चुअल में है तो एक ही जगह ना। तो ये देखो, आपने यहाँ देखा, क्या उसने एक एंगल क्रिएट किया, इसको कहा जाएगा थीटा। ये हो गया बेस आपका, इसको कहा जाता है डिस्टेंस, बेस को डिनोट किया जाएगा स्मॉल बी से, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है ना, देखना ध्यान से, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मुझे पता है, एक फॉर्मूला तो मुझे आता है, ये थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस। अब होता क्या है, अभी जब भी बहुत दूर की बात आती है, अब सुनना ध्यान से, है ना, अगर बहुत दूर की अगर बात आए तो आपका जो एक्चुअल में पूरा आर्क होता है, ये जो पूरा आर्क है वो बहुत ही छोटा पार्ट माना जाता है, तो उसके लिए आप उसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। इसको इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, स्ट्रेट लाइन, है। तो थीटा इज नथिंग बट आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा के सामने आर्क कौन है आपका बी, और रेडियस मतलब ये कौन सा है आपका डिस्टेंस डी। तो थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी, आपका ये फॉर्मूला हो जाता है।
है ना। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन कंसीडर की उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, सुनना ध्यान से। अगर मान लो कि आप यहाँ पर ऑब्जर्वर है ना, ओ लिखता हूँ मतलब उसका मतलब ऑब्जर्वर हुआ, और बहुत ही दूर, है ना, बहुत दूर मतलब ये ऐसे कोई सन है, सन, और आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं और ये सन है, आप मान लीजिए। तो आप ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्वर ने देखा, एक एंड सन का यहाँ से देखा, ये देखा यहाँ से, देखो एक एंड उसने यहाँ से देखा, और यहीं खड़े खड़े उसने दूसरा एंड देख लिया। अब कंडीशन क्या होगी, क्या ये जो थीटा है क्या वो बहुत छोटा होगा, आपका जो थीटा है क्या वो बहुत छोटा होगा। इसका रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे, ये आपका बेस हुआ ना, ये आपका बेस हुआ और ये डी हुआ। अब देखिए, अब जब भी बी बाई डी करेंगे, है ना, तो जो डिस्टेंस जो है वो तो बहुत बड़ा है। ऑब्जर्वर मतलब आप कहाँ पर खड़े हैं, तो ये अर्थ के ऊपर खड़े हैं। तो अर्थ से ये है आपका सन, तो अर्थ से लेकर सन मतलब कैपिटल डी, इन दोनों का डिस्टेंस जो है तो बहुत बड़ा है। और ये स्मॉल बी, अगर आप आंख से देखेंगे, एक्चुअल में सन का डायमीटर है बड़ा, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे तो आपके लिए तो बहुत छोटा सन दिखता है ना। आप यहाँ से देखो तो सन तो बहुत ही छोटा दिखेगा आपको, है ना। तो ये जो बी है वो स्मॉलर है और कैपिटल डी इज मच हायर देन द बी। और इसका मतलब हुआ कि आपका जो ऊपर का जो बी है मतलब न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बहुत ही ज्यादा है। बी जो है वो स्मॉल है कंपेयर टू डी, सो वी कैन राइट बी बाई डी इज वेरी मच लेस देन ऑफ 1। ओके, तो इसकी वजह से आप बस खत्म फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपका ये जो पूरा आर्क है ना, बहुत दूर हो, जब भी थीटा बहुत ही छोटा हो, तो आप ये पूरे आर्क को ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। जब ये कंडीशन आए, है ना, तो आपको यहाँ पर ऐसे यूज करना होता है। ये कंडीशन आए तो आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2.1, कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री 1 मिनट एंड द थर्ड वन इज सेकंड, है ना। देखो, अब तक जो हमने देखा था, आपको एक चीज तो ऑलरेडी पता होगी कि मैंने आपको डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया था। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, मान लो कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो यू कैन राइट 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, है ना। तो ये हो जाएगा 6, तो ये होगा आपका पाई बाय 6 रेडियन, है ना। तो ये वैल्यू थी उसकी, पाई बाय 6 रेडियन। तो डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना ऑलरेडी हम बेसिक मैथ्स में सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्योरली से उसको चेंज करना है। प्योरली चेंज करना मतलब एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू निकालनी है ना, ये पाई बाय 3 या फिर पाई बाय 6 जो भी हो रहा है, तो ये पाई बाय 6 की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना। अभी मतलब इतना टफ, मतलब आपको ये कब बताना है, पता है, कि जब हम पैरेलैक्स मेथड यूज करें तभी आपको ये यूज करना है। बाकी तो आप जनरली पाई बाय 2, पाई एंगल, ये सब तो हम यूज कर ही रहे हैं, है ना। अब जो डिग्री है ना, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब डिग्री के नीचे भी एक यूनिट आता है जिसको कहा जाता है मिनट। मिनट के नीचे भी एक यूनिट आता है जिसको कहा जाता है सेकंड, है ना। ये आपके लिए नया होगा आज। डिग्री ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन उसके नीचे के यूनिट दो नहीं पढ़े आप, है ना, जिसको कहा जाता है मिनट और सेकंड। ये भी यूनिट आते हैं एक्चुअल में, है। तो वो भी हम आज सीखने वाले हैं। चलिए, तो आपको हिंट भी दी गई है, 360 डिग्री 2 पाई होता है, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट, है ना। वो मिनट सेकंड में आपको बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले पहले मैं आपको 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताता हूँ, देखना ध्यान से। 1 डिग्री इज नथिंग बट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, है ना। ये तो मुझे पता है ना, पाई बाई 180 से आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेडियन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता, मुझे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी वापस, है ना। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14 या फिर 22/7 ले लीजिए, है ना। 3.14 लिखिए या फिर एग्जैक्ट ले लीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 180। आप कैलकुलेटर निकालिए और इसको सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आ रहा है आंसर इसका। 22/7 मल्टीप्लाई बाई 180, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए। आप बोल सकते हैं आंसर आने पर। सर 0.01746 0.01746। 0146 ओके, जीरो। ओके, बस बहुत, मतलब फिर तो लंबा चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यस सर। अब
यहाँ पर आपको पहले ही मतलब क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखना है कि आपका ये आंसर आया है ना। अब फिजिक्स में जो लिखने का आंसर लिखने का मतलब जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए तो हमेशा ही आंसर लिखने का एक बढ़िया तरीका रहा है ना। अगर एक तो पूरा इंटीजर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंटीजर पार्ट नहीं है, अगर मान लो आपका आंसर फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया 20 आ गया 15 आ गया तो आप सीधा लिख दीजिए, तो इसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो बढ़िया रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है कि आपका ऐसा आंसर आ जाए जो अभी आ रहा है ना 0.01746 ऐसा कुछ आंसर आ जाए तो आप फंस जाओगे इसमें। तो आपको एक फिजिक्स में लिखने का तरीका क्या होता है पता है, कि आपका जो भी पहला नंबर है उसके बाद डेसिमल प्लेस किया जाता है, उसके बाद जो भी नंबर आते हैं वो लिखे जाते हैं और मल्टीप्लाई बाई 10 में लिखा जाता है ना। ये आंसर लिखने का तरीका है ना। ये मतलब यहाँ पर मान लो 1 2 3 कोई भी है, ऐसा नहीं है कि नंबर 1 ही हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन पहले डिजिट के बाद आपको हमेशा ही डेसिमल प्लेस करना है और डेसिमल प्लेस करने के बाद मल्टीप्लाई पावर में चेंज हो ही जाएगा वो 10 समथिंग पावर, प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। तो अभी देखो आप देखेंगे एक चीज कि कभी कभी ऐसा कहते हैं कि लेफ्ट साइड जाओ तो 2 पावर बढ़ा दो, राइट साइड जाओ तो 2 पावर कम कर दो, है ना। ये सब याद रखने का मतलब कोई मतलब नहीं है। होता क्या है कि जैसे आप मतलब ये रट लोगे ना तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये कभी पावर प्लस भी हो सकती है और कभी पावर माइनस भी हो सकती है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो आपको ये समझना है कि इसमें मैं उसको चेंज करना चाहूंगा। अब देखना ध्यान से इसको मैं कैसे चेंज करता हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना, एक में ही समझ में आ जाएगा। मुझे कहाँ पर डेसिमल प्लेस करना है मैंने पहले ही बताया आपको, पहले डिजिट के पीछे। पहला डिजिट कौन सा है आपका 1, तो ये जो डेसिमल है मुझे यहाँ पर लाना है ना। तो बताइए आप क्या कर सकते हैं, क्या इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं और डिवाइड बाय 100 कर दूं, क्या इससे कोई नंबर में चेंज होगा? नहीं, है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 तो मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ जोड़ा भी नहीं और कुछ कम भी नहीं किया, इसका मतलब ऐसा हुआ। ठीक है। अब देखो ये जो 100 मल्टीप्लाई किया तो क्या आप 2 डेसिमल प्लेस राइट साइड खिसक जाएंगे। ये देखो इसको मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या कर दिया 100 0.01, है ना। तो इसका जो आंसर है वो ऐसा आ जाएगा, देखो 1.746 डिवाइड बाय 100 तो बचा ही है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.746 मल्टीप्लाई बाय ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² और पीछे जो यूनिट है वो हो जाएगा आपका रेडियन, है ना। तो ये होता है। देखिए आप ऐसे आपको पता है ना कि मान लो फॉर एग्जांपल आपका ऐसा है 0.1 है ना, तो आप मान लो कि मैं इसको 10 और 10 से डिवाइड मार दूं मल्टीप्लाई करके, तो बताओ ये 0.1 का मतलब क्या हुआ 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10/10, ये 10 से 10 कैंसिल। तो देखो ये तो वही तो हो रहा है ना, कोई चेंज तो है नहीं, है ना। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तो ये तो मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखना ध्यान से, 0.1 इंटू 10, ये इन दोनों को पकड़ो सिर्फ, ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, है ना। ये 1/10 को मैं अलग ले लेता हूँ, तो 0.1 एज इट इज। 0.1 का मतलब आपका ऐसा हुआ कि 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 10। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, देखिए, है ना। तो ऐसा ही तरीका है, मैंने 2 पावर मतलब कम, दो दो टाइम में राइट साइड खिसक गया, है ना। यहाँ पर तो आपने एक ही पॉइंट ऐसे हटाया, मतलब ये 10⁻⁻2 का 1 का मतलब क्या हुआ, 1 भी तो आ गया है ना मल्टीप्लीकेशन में, ऐसी चीज है। तो फिजिक्स में जो आंसर लिखने के तरीके होते हैं वो एक्चुअल में ऐसे होते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो अभी ये मतलब बहुत सारे केस आएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड आपको जाना होगा, है ना। तो ये आप मतलब एक तरह से ऐसा याद मत कर ली कि राइट साइड में जाने पर इतनी मतलब 2 डेसिमल प्लेस कर देंगे तो पावर इतनी घटा दो कम कर दो, है ना। आप ऐसे ही समझो कि ऐसे करा जाता है ना, उसके बाद आप समझ जाओगे, फिर तो 4 5 6 फिर आप ओरली करते जाओगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस है उसकी। अभी देखो एक हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब उसने और भी तो आगे कहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी तो जरा देखो, ये क्या है, 1 देकर एक डैश किया हुआ है, इसको कहा जाता है मिनट। एक्चुअल में जो डिग्री है ना उसका छोटा यूनिट है मिनट, और मिनट का भी छोटा यूनिट होता है सेकंड, है ना। तो डिग्री दिखाने के लिए आप ऐसे करते हैं 1 डिग्री, ये सिंबल हुआ। अब मिनट दिखाने के लिए क्या करेंगे, 1 और एक डैश, इसको कहा जाएगा मिनट। और सेकंड दिखाने के लिए 1 और डबल डैश, मतलब जो भी नंबर है उसके ऊपर डबल डैश, ऐसा, है ना। तो ये सिंबल होते हैं उसके। चलिए, तो अब उसने ये भी तो पूछा है कि आप मुझे एक काम कर दीजिए कि 1 मिनट को भी रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाइए। अब 1 मिनट होता क्या है ना, वो भी तो मुझे सीखना पड़ेगा पहले।
तो 1 मिनट क्या होता है सबसे पहले तो आप देखिए ध्यान से कि आपका जो 1 रेडियन है ना, या फिर 1 डिग्री, सॉरी रेडियन नहीं, 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है ना। आपकी 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होती है एक तो, ठीक है। तो अब इसका मतलब आपको क्या निकालना है, 1 मिनट ही तो निकालना है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखिए ये जो है 60 मिनट है ना, तो मतलब 1 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मिनट हटा देता हूँ, मैंने मिनट वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड नहीं लिखते ऐसे, 1 मिनट ऐसे करके, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ये तो सही है ना। सो वी कैन राइट 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा ना। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए 60 का ये मिनट हटा दीजिए, ये 60 लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, देखना ध्यान से, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट क्या हुआ, 60 मिनट हुआ। तो मुझे क्या चाहिए, 1 मिनट चाहिए, तो 1 मिनट को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो 1 डिग्री डिवाइड बाय 60 है ना, तो आपको 1 मिनट जो है वो रेडियन में पूरा निकल जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले 1 डिग्री को तो रेडियन में मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ, जिसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1.746 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², मुझे ये तो पता है, मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 60 से डिवाइड मारना चाहिए, है ना। तो आप 60 से डिवाइड मार कर मुझे उसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर हाँ बताओ। 0.0291 into 10⁻²। 0.029 उसके बाद 1 1 1 1 इन, into 10⁻²। यस -2 को अभी कुछ मत करो, वो -2 एज इट इज, ठीक है। क्या अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पहले डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करने का मेरे पास रूल है ना, फिजिक्स में हम जनरली ऐसा करते हैं, वो एक अच्छा मतलब सीक्वेंस चलाया हुआ है कि हम ऐसे फिजिक्स में आंसर लिखने वाला है। तो क्या मुझे और 2 डेसिमल प्लेस आगे जाना चाहिए, तो आगे तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं ना, कि आप मान लो कि यहाँ पर अब मुझे लिखना है कि 2.91 लिखना है, तो क्या उसकी 10⁻² पावर बढ़ जाएगी उसमें, Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय 10⁻² तो ऑलरेडी है ना, ये तो है ही, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा था। तो क्या होगा बताओ, 2.91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हुई, -4 रेडियन, बताओ, देख लो, है ना, बहुत ही आसान, मतलब 1 मिनट इज नथिंग बट 2.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 रेडियन। ओके चलो लास्ट और भी बचा है, अभी एक तीसरा क्वेश्चन भी है, यस है ना, चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना, इसमें इतने में आ जाएगा। सी क्वेश्चन 1 सेकंड उसको भी कन्वर्ट करना है, चलिए तो उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। अभी देखिए सेकंड क्या होता है, तो आपकी जो 1 मिनट है ना वो 60 सेकंड के बराबर होती है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, मतलब 60 सेकंड हुआ ये लिखने का तरीका देखना ध्यान से, क्योंकि मुझे 1 सेकंड निकालना है ना, तो मैं सीधा 1 सेकंड को बनाऊंगा सब्जेक्ट, है ना, 1 सेकंड इसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो होगा क्या 1 मिनट डिवाइड बाय 60, 1 मिनट की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी, 2.91 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ डिवाइड बाय 60, बताइए अब इसका आंसर। -4.85 वेरी वेरी 4.85 10⁻⁻6। 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन, यस वेरी गुड, मतलब आपको क्लियर हो गया है ना, कि पावर कैसे आगे पीछे करनी है हमें, है ना। चलिए ये तो मतलब समझो कि अभी इसका जो यूज है ना वो डायरेक्ट उसके बाद के न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज आने वाला है, तो आपको एंगल जो है ना वो डिग्री मिनट सेकंड में इसमें डायरेक्ट दे देंगे, थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो कौन सा थीटा है, कौन सा सामने डायमीटर बनना है ना, तो वो देखना है, और कौन सा डिस्टेंस बनना है वो भी आपको चेक कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वहां पर क्या होता है कि जनरली आपको ये तीनों वैल्यू अगर याद नहीं रहती है ना, तो अब आप याद मत करो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है ही, है ना,
तो ये तीनों वैल्यू आपको याद नहीं रखी है सबसे पहले ना, कुछ स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं तो उसके बाद सीधा यूज कर लेते हैं। अब आपको एक्चुअल में 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको निकालने के लिए वैल्यू ना, मैं आपको सिखा देता हूँ सीधा। देखो कुछ करना नहीं है, अब ट्रिक समझना। एक तो पहला तो पूरा न्यूमेरिकल हो गया हमारे समझ में। अब मेरी ट्रिक समझना ध्यान से, क्योंकि आपको पास कैलकुलेटर है तो कोई चिंता है ही नहीं, है ना, तीनों वैल्यू को, कि रटने से फिजिक्स सॉल्व नहीं होता है ना। तो आप मतलब कितना रटोगे, है ना, थक जाओगे वैल्यू, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज ऐसे भी फिर आपको बाद में याद रखनी है, तो आप लोग थक जाओगे, है ना। तो ये हम जितनी मिनिमाइज हो सके उतना हम प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री के लिए आपको करना कुछ नहीं है, π/180, ये हो गया आपका रेडियन। उसके बाद अगर मिनट में जाना है तो 1 मिनट इज नथिंग बट π/180 डिवाइड बाई 60। तो मतलब पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 60। देन 1 second इज नथिंग बट π/180 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि डिग्री में से आप मिनट और इसके बाद तो सेकंड में जाओगे, तो ये कुछ है नहीं, π/180 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 लो। आपके पास है कैलकुलेटर तो आप इसको कर लीजिए सॉल्व, खत्म, सभी आंसर रेडियन में ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, डिग्री को सीधा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता ही है, π/180। मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा कोई भी, मान लो कि आपको ऐसा कहेंगे कि 15 मिनट है ना, तो 1 मिनट के लिए तो ये है, तो 15 मिनट मतलब मल्टीप्लाई बाई 15, खत्म सीधा, है ना। तो वैल्यू याद रख के आप मल्टीप्लाई बाई 15 करो, वो भी सही है। अगर वैल्यू याद नहीं है तो ये मेथड यूज कर लो, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप वैल्यू याद मत करो, है ना, ये मेथड याद कर लो। याद करने का भी कोई है नहीं, इतना एक ही बार में याद हो जाता है। डिग्री रेडियन में π/180, मिनट में जाना है तो डिवाइड बाय और 60 मारो, सेकंड में जाना है तो डिवाइड बाय अगेन 60 मारो, है ना। तो देख लीजिए, तो ये तरीका है याद करने का।